Good morning 10th class. In our previous class we had studied about the Italy unified. इटली के एकीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे. Let's continue this topic. In the eye of ruling elite of the region, a unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance. जो कि इटली के जो इटली में जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था, इटली का क्षेत्र था, इसके एकीकृत के लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की जो संभावनाएं वो उत्पन्न करता था. उसके आधार पे द चीफ मिनिस्टर कैवोर हु लेड टू मूवमेंट ऑफ यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वाज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट. जो मंत्री, प्रमुख मंत्री था कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का क्या किया था, नेतृत्व किया था. वो ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था. लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलाइड, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. और दूसरे जो और भी जो इटालियन लोग थे, जैसे अमीर लोग थे, शिक्षित सदस्य थे, उनकी तरह वह भी क्या है, काबूर जो था वो भी इटालियन भाषा को इटालियन भाषा से ज़्यादा बेहतर फ्रेंच बोलता था. इसीलिए थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस ऑफ फ्रांस इंजीनियर बाय कवोर सर्डिनिया पिडमोंट सक्सेड ऑफ डिफीट ऑस्ट्रेलियन फोर्स 1859. और इसीलिए फ्रांस से सार्डिनिक पिडमोंट जो था, सर्डिनिया पिडमोंट जो था, उसने एक चतुर कूटनीतिक संधि के पीछे भी किसका हाथ था, काबूर का ही हाथ था. सर्डिनिया का पिडमोंट के साथ एक चतुर कूटनीतिक संधि जो हुई थी उसमें a part of regular troops of large member of army volunteer under the leadership of जिप्सी गैरिबाल्दी, जो एक सर्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ. और उन्होंने जो नियमित सैनिकों के अलावा जूसेपे गैरिबाल्डी जो थे joined the fray in 1860. The march into South Italy and Kingdom of Two Salices of succeed in winning the support of local peasant in order drive out the Spanish rulers. और उन्होंने जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र जो मतलब सेना के साथ स्वयंसेवक जो थे, उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया. और 1860 में वह दक्षिणी इटली के जो सिसिलियो के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेन के जो शासक थे उनको हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन में पाने में भी वो सफल रहे. In 1861 विक्टर एमुअल सेकंड प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. और 1861 में एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया. However, much the Italian population among who rate nationalist ideology. और फिर क्या बोलते जो अधिकांश इटली में जो निवासी थे वो निरक्षर लोग जो थे, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनकी दर काफ़ी ज़्यादा थी. अभी भी उनमें उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से वो क्या थे, अनजान थे. द पीजेंट मैसेस हु हैड सपोर्ट गैरिबाल्डी in southern Italy, he had here to Italia. He believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. जो दक्षिण इटली में जितने भी आम किसान थे जिन्होंने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था. और वो उनका ऐसा मानना था कि जो इटालिया है वो ला टालिया जो विक्टर एनुअल की पत्नी थी उनका नाम था. द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. अब एक स्ट्रेंज केस था ब्रिटेन का, उसके बारे में देखते हैं. द मॉडल ऑफ नेशन ऑफ नेशनल स्टेट, सम स्कॉलर हैव आर्ग्यू इज ग्रेट ब्रिटेन. ब्रिटेन की जो अजीब दास्तान थी उसमें कुछ विद्वान जो थे उन्होंने तर्क दिया था. ऐसा उनका मानना था कि राष्ट्र और राज्य का जो मॉडल है, मतलब कि ये राष्ट्र राज्य वाला जो सरकार है उसका जो उदय हुआ है उसको सबसे पहले कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया था. और वो जो आदर्श है वो ग्रेट ब्रिटेन से आया था. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट was not result of sudden
अपहील ऑफ रिवॉल्यूशन। और जो ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक नहीं हुआ था, अचानक हुई कोई उथल पुथल की क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अब जो 18वीं शताब्दी में कोई भी ब्रिटानी राष्ट्र जो था वो नहीं था। The primary identities of people who inhabited the British itself, the ethnic ones such as England, Welsh, Scott and Irish। और जो ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले जो लोग थे, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश जो थे, उनकी मुख्य पहचान जो थी क्या थी? एथनिक मतलब नरजातीय उनकी पहचान थी। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप वर देयर कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। और ये जो सारे समूह थे, जितने भी जातीय समूह थे, उन्हें अपनी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक उनकी अपनी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। बट द इंग्लिश नेशन steadily grew in wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nation of the Iceland। लेकिन फिर भी क्या है कि ब्रिटिश राष्ट्र जो था, उनकी धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, और यह द्वीप समूह जो है अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो गया, मतलब और राष्ट्रों को अपने कब्जे में लेने में यह सफल हो गया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सेड पावर फ्रॉम मोनार्ची इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England and its center came to be forged। अब जो था 1688 में राजतंत्र लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल जो संसद थे, उन्होंने 1688 में राजतंत्र की ताकत जो है वो छीन ली थी, और इस संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, जिसका केंद्र जो था वो कौन था? इंग्लैंड था। came to be forced। The Act of Union 1707 between England and Scotland, what resulting in the formation of United Kingdom of Great Britain, meant in effect that England was able to impose its influence on स्कॉटलैंड। और 1707 के यूनाइटेड जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो एक्ट ऑफ यूनियन लागू किया गया था, उसमें ब्रिटेन किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और इसमें क्या है, इंग्लैंड के साथ साथ व्यवहार में स्कॉटलैंड पर भी अपना दबदबा है वो बना लिया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ henceforth dominated by its English members। और ये जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, उसका जो संसद थी, उसमें अंग्रेजी सदस्यों का क्या था? दबदबा था। The growth of Britain determined the Scotland distinctive culture and political institution were systematically separate। और ये जो ब्रिटेन की पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति थी, राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से क्या जाने लगा? दबाया जाने लगा, ताकि उन्हें ब्रिटेन की पहचान दी जा सके। उसके लिए उनके साथ ज़बरदस्ती की जाने लगी। द कैथलोग क्लैन एंड इनहेबिटेंट ऑफ स्कॉटलैंड हाईलैंड सफर ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन whenever they attempt to assert their independence। और इसीलिए स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी थे, जिन कैथलिक कुल के जो लोग थे, उन पर जब भी अपनी आज़ादी व्यक्त करने का वो लोग प्रयास करते थे, तो उनको क्या कर दिया जाता था? ज़बरदस्ती उनको दबा दिया जाता था। द स्कॉटिश आयरलैंड वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out their homeland। और जो स्टाइलिश हाईलैंड के जो लोग थे, अपनी गैलिक भाषा बोलने या फिर राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी उनको क्या थी? मनाही थी। उनमें से जितने सारे लोग थे अपना वतन छोड़ने पर, इसी कारण से बहुत सारे लोग अपना वतन छोड़ने पर क्या हो गए थे? मजबूर हो गए थे। Ireland suffered a similar fate। It is country deeply divided between Charlies and Protestants। अब जो था आयरलैंड था, उसका ऐसा हश्र हुआ कि जो देश था वो गहराई से दो भागों में बट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। धार्मिक गुट जो थे दो, उनमें बट गया था। दो कैथोलिक धर्म को मानने वाले और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले दो गुटों में इनका
डिवाइड हो गया था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टर टू ऑफ आयरलैंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। और जो अंग्रेज है उन्होंने क्या किया, जो ये जो प्रोटेस्ट धर्म के जो मानने वाले बहुत इनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को कैथोलिक देश पर प्रभुत्व मतलब कैथोलिकों के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपनी सत्ता जमाने में उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें सहायता प्रदान की। After a failed revolt by the Wolstone and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। और ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह जो थे उनको क्या कर दिया गया, निम्रता से कुचल दिया गया। और उसके बाद वॉलस्टोन और यूनाइटेड आयरिशमैन जो थे उनकी अगुवाई में, मतलब उनके नेतृत्व में एक असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को क्या कर दिया गया, बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू अ प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और फिर एक नया जो ब्रिटानी राष्ट्र है उसका निर्माण किया गया, जिसमें हावी होने वाले आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया, मतलब इंग्लिश संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर actively promoted to older nations, survive only subordinate partner or on in this union। और फिर जो ब्रिटिश झंडा था, यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान था गॉड सेव नेवर नोबल किंग को क्या कर दिया गया, उसका खूब प्रचार प्रसार कर दिया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र संघ जो थे उनको वो जो थे उनके ऊपर डिपेंडेंट ही रह गए, सहयोगी के रूप में ही रह गए। अब देखिए जो आर्टिस्ट थे पोर्टियार्ड गैरिबाल्डी जो चित्रकार थे, उन्होंने हैज़ होल्डिंग द बेस ऑफ द बूट, ये जो चित्र है वो दिखाया है कि किस तरीके से राजा को वो जूते पहनाता हुआ दिखाया गया है। सेड्रिक पिडमोंट के राजा को जूते पहनाते हुए दिखाया गया। सो दैट किंग सेड्रिक पिडमोंट कैन एंटर इट फ्रॉम द टॉप। तो इससे ये पता लगता है कि इटली के नक्शे पे जो है वो सेड्रिक पिडमोंट जो है वो टॉप पे स्थित है। तो ये देखिए आप नक्शा आप देखेंगे, ये रहा इटली का एकीकरण के बाद का पहले का नक्शा है इटली का। यहाँ पे अलग अलग जो राज्य हैं वो दिए गए हैं इटली के। और फिर उसके एकीकरण के बाद में कैसे किस तरीके से कौन कौन से सन में किस तरीके से वो इस पर इटली को पूरे पे को कब्जे में ले लिया गया, सारे स्टेट्स को, सभी राज्यों को कब्जे में ले लिया गया। फर्स्ट 1858 में जो आपके सेवो सर्डिनिया था उसको लिया गया। फिर उसके बाद 1858 में ये वाला जो हिस्सा था उसे भी इटली में मिला लिया गया। फिर 1858 टू 1860 में प्रेमा, मोडेना और टस्कैनी को भी इसमें मिला लिया गया। फिर 1866 में वेनेटिया को भी, और फिर उसके बाद में 1870 में पेपल स्टेट जो था उसको भी इसमें मिला लिया गया। और 1860 में किंगडम ऑफ बोथ सेलिसियस जो थे दोनों किंगडम थे उनको भी इसमें यूनिफिकेशन इनका कर लिया गया, एकीकरण कर दिया गया था। जेसुपी गैरिबाल्डी जो थे वो उनके बारे में कुछ है बताया गया। इन 1807 to 1882 इज फर्स्ट दी मोस्ट सेलिब्रेट ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर। ही केम अ फैमिली एंगेज इन कोस्टल ट्रेड एंड वॉज अ सेलर इन द मर्चेंट नेवी। ये जो इटली के स्वतंत्र, ये जो जेसुपे गैरिबाल्डी जो थे इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर थे। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो कि तटीय व्यापार, मतलब कि जो समुद्री क्षेत्र में जो व्यापार थे उसमें संलग्न था। इसमें स्व व्यापारिक नौसेना का एक नाविक था और वह उसमें क्या था, व्यापारिक सेवा का एक नाविक था। इन 1833 ही Matt Mazzini joined the Young Italy movement and participated the Republican uprising in Piedmont in 1834। और ये 1833 में मुलाकात उसकी मैथसिनी से हुई थी और वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया।
The uprising was suppressed. The Garibaldi to flee the South America where he lived to exile till 1848. और फिर उसके बाद में जब गैरिबॉल्डी दक्षिण अमेरिका से उसको भागना पड़ा था क्योंकि उसका जो उसको विद्रोह में कुचल दिया गया था। फिर 1848 में वह निर्वासन में रहा, मतलब बाहर रहा, उस क्षेत्र से बाहर रहा था। He support Victor Emmanuel II and is in his effort to unify the Italian state। और 1854 में उसने क्या किया था, विक्टर एमुअल सेकंड का समर्थन किया था, जो कि इटालियन राज्यों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा था। In 1860 Garibaldi led the famous expedition in the thousands of South Italy। Fresh volunteers keep joining through the course of the campaign till their number grew about 30,000। They were popularly known as Red Shirts। और 1860 में गैरिबॉल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक एक्सपीडिशन ऑफ दी थाउलैंड 1000 लोगों का अभियान जो है वो चलाया था, का नेतृत्व किया था। इस अभियान में नए स्वयंसेवक उसे जोड़े थे और ये इनकी संख्या जो 30,000 तक पहुंच गई थी और वे इसे रेड शर्ट के नाम से उसमें इस अभियान में वो लोकप्रिय हुए थे। इन 1867 Garibaldi led the army of volunteers to Rome to fight the last obstacle and the unification of Italy, the Papal State, where a such garrison was standard। अब जो 1867 में गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में जो सारा स्वयंसेवकों की जो सेना थी, एक सेना जो पेपल राज्यों को में लड़ने के लिए गई थी, रोम गई थी, जो इटली के एकीकरण की में अंतिम बाधा डाल रहा था। The red shirt proved to be match of combined French and people troop। It is only 1870 when during the war win with Prussia, French withdrew its troops and Rome that the